हेलो स्टूडेंट्स, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो कल मैंने आपको ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल वो एक्सप्लेन किया था। अब आप सब अनम्यूट हो जाओ स्टूडेंट्स, अनम्यूट हो जाओ सब। मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? तो ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो रुथरफोर्ड का ड्रॉबैक था वो क्या था कि उन्होंने अपना जो मॉडल था वो सोलर मॉडल से कंपेयर किया था। अब सोलर मॉडल में सन और अर्थ दोनों के ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन हमारे एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। और मैक्सवेल प्लैंक अंकल ने ये चीज बताई थी कि when any charged particle accelerate then it produces electromagnetic waves। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो अपने पीछे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाता है और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट श्रिंक होता जाता है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते 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 न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर न्यूक्लियस में नहीं घुसता है, यानी कि हमारा जो एटम है वो स्टेबल है। तो अगर हमारा जो एटम है वो स्टेबल है, अगर वो सेंटर में नहीं घुसता है, तो फिर ये रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो सजेस्ट किया है उन्होंने वो कुछ गड़बड़दास है। यानी कि रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये चीज मैंने कल तक पढ़ाया था। अब आपके दिमाग में बट ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा कि मैडम रुथरफोर्ड भी सही नहीं है तो फिर क्या है इस एटम में ऐसा, कैसे अब पता चलेगा कि अपना एटॉमिक मॉडल कैसा है? तो डोंट वरी गाइस, एटॉमिक मॉडल पता तो चल ही गया है। और वो ट्राई किसका था? तो नील्स बोर का। अब नील्स बोर के बाद भी कुछ ना कुछ नया आने वाला ही है, लेकिन आप सीरियल वाइज याद रखो। सबसे पहले थॉमसन अंकल थे, थॉमसन के मॉडल में भी प्रॉब्लम था। उसके बाद रुथरफोर्ड का मॉडल आया और रुथरफोर्ड के बाद अब नील्स बोर का हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ी और थियरी और प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करने हैं। तो आज हम थोड़े प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने कल जाते जाते आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये वाला टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका नेचर कैसा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर ड्यूअल नेचर है। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे अभी एक बात याद आई कि कल जो बच्चे जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए थे तो उनको ये टॉपिक शायद नहीं पता होगा। तो आज उसका वीडियो मैं सेंड करूं तो वो टॉपिक मतलब जो कल वाला जो टॉपिक है वो आप देख लेना, समझ लेना और आज का वीडियो फिर से आप रिवाइज कर लेना ताकि आपका वो टॉपिक कंटिन्यू हो जाए। लेकिन आज आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आने वाला है, तो आप ट्राई करोगे तो वो समझ लोगे आप। चलो, मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि मैंने कल आपको लास्ट मोमेंट में एंड में सिखाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका नेचर कैसा है। मैंने पढ़ाया था इन 1900 में मैक्सवेल प्लैंक। मैक्सवेल प्लैंक क्या कर रहे थे? तो एक्सपेरिमेंट्स। कौन से एक्सपेरिमेंट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंट। उनका इंटरेस्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। किसका? मैक्सवेल प्लैंक का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जितने भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन क्या आ रहा था कि भाई रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर। जबकि हम ऐसा बिलीव करते थे कि रेडिएशन हैज वेव नेचर, यानी कि लाइट हैज वेव नेचर। और प्लैंक अंकल ने बताया कि नहीं भाई, लाइट हैज पार्टिकल नेचर। अब
उसके बाद ह्यूजेंस आए। तो ह्यूजेंस ने वेव थियरी रिप्रेजेंट की। ह्यूजेंस ने कौन सी थियरी पढ़ाई? वेव थियरी। अब वेव थियरी में ह्यूजेंस ने क्या सिखाया था? तो मैंने कल पढ़ाया था कि जिसका इंटरफियरेंस, रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन वो सब होता है वो वेव ही होता है। तो वेव के पास जो कैरेक्टर है उसकी वजह से उसका इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह होता रहता है। तो यहाँ पे ह्यूजेंस वो वेव थियरी लेके आए थे। मैक्सवेल प्लैंक जो कि क्वांटम, पार्टिकल को हम क्वांटम बोलते हैं, पार्टिकल यानी कि क्वांटम। तो लाइट हैज क्वांटम नेचर और अ रेडिएशन हैज क्वांटम नेचर, ऐसा एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? मैक्सवेल प्लैंक ने। बट लाइट और रेडिएशन हैज वेव नेचर, वो एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? तो ह्यूजेंस ने। और उसके बाद आइंस्टाइन की फिनोमिना आई थी। तो आइंस्टाइन अंकल ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? तो वो भी कल मैंने सिखाया था कि कोई मेटल के सरफेस पे अगर कोई रेडिएशन बॉम्बार्ड होता है या लाइट अप्लाई होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो मैंने सिखाया था कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल रेडिएशन, यानी कि मेटल पे जब रेडिएशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब मैंने 2 लेक्चर पहले आपको फैराडे की बात करी थी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मैंने कॉपर का वो प्योरिफिकेशन समझाया था आपको कि एनोड पे कॉपर रख दो, कैथोड पे आप कॉपर रख दो तो क्या होता था। तो वहीं से वो फैराडे अंकल को भी डाउट था कि इलेक्ट्रिसिटी हैज पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रिक करंट हैज पार्टिकल नेचर, वो फैराडे को डाउट था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रिक करंट यानी नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो यानी कि करंट हैज पार्टिकल नेचर। अब सोचो कि रेडिएशन जब होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी का नेचर पार्टिकल है, तो बट ऑब्वियस रेडिएशन का नेचर भी पार्टिकल ही होगा। यानी कि ये जो रेडिएशन है उसमें पार्टिकल्स होंगे और एक पार्टिकल यहाँ एब्जॉर्ब होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल जनरेट होगा, फिर से दूसरा पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा, दूसरा पार्टिकल जनरेट होगा। तो अगर ये पार्टिकल नेचर वाली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो बट ऑब्वियस रेडिएशन में भी पार्टिकल नेचर ही होंगे। तो यहां से अगेन प्रूव हो चुका कि रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर। तो तब से दोनों फिनोमेना को कनेक्ट किया गया और बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर है वो ड्यूअल बिहेवियर है। ड्यूअल यानी कि पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो जो रेडिएशंस है उसमें जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के थ्रू ही वेव जनरेट होते हैं। तो वेव्स कहाँ से आते हैं? पार्टिकल से ही आते हैं। वेव्स कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? पार्टिकल से। मैंने कल एग्जाम्पल ये भी एक्सप्लेन किया था कि वो पार्किंग स्टैंड में साइकिल है, तो एक साइकिल गिरती है तो सब साइकिल गिरती है और पूरा वेव बनता है। तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल के ऑसिलेशन से ही ये वेव क्रिएट होगा। तो एक पार्टिकल जब ऑसिलेट होता है तो अपनी एनर्जी दूसरे को देता है, दूसरा पार्टिकल अपनी एनर्जी तीसरे को देता है, तीसरा पार्टिकल अपनी एनर्जी नेक्स्ट को देता है। वैसे ही एनर्जी ट्रांसमिशन होता है और वैसे ही वेव ट्रांसमिशन होता है। तो वेव पूरा पार्टिकल से ही ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे आज पक्के से आपको याद करना है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ड्यूअल बिहेवियर है, यानी कि उसके अंदर क्वांटम है और क्वांटम थ्रू वेव्स ट्रांसमिट होते हैं। अब जब रेडिएशन का नेचर प्रूव हो चुका था, उसका नेचर पार्टिकल है, वो चीज प्रूव हो गई, तो प्लैंक अंकल ने उसका एनर्जी भी कैलकुलेट कर दिया। तो पार्टिकल ऑफ रेडिएशन
इज कॉल्ड फोटोन। तो यहाँ पे फोटोन किसको बोलते हो आप? तो व्हाट इज फोटोन? तो पार्टिकल ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। डेफिनेशन भूल मत जाना, एक बार ध्यान से सुनो बच्चों, ये चीजें बार बार आपके दिमाग में इफेक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए। जब भी कोई नींद से आपको जगा के पूछे बोल बेटा फोटोन क्या है, तो विद इन अ मोमेंट आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज फोटोन। तो पार्टिकल ऑफ रेडिएशन। अरे हमने प्रूव कर दिया कि भाई रेडिएशन जो है उसका क्वांटम नेचर है, यानी कि पार्टिकल नेचर है। अब प्रूव हो चुका है, तो बट ऑब्वियस है सबको टेंशन होगा कि भाई पार्टिकल जो है उसका नाम क्या रखा जाए। तो रेडिएशन के अंदर पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का नाम क्या रख दिया है? फोटोन। अब नाम मिल गया तो चलो ना उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को जरा भी चैन नहीं है, एक चीज मिलती है तो दूसरी चीज निकाल देते हैं, दूसरी मिलती है तो तीसरी निकाल देते हैं, और ये सारी चीजें निकाल निकाल के आपको परेशान करके रखा है, और उन्होंने निकाली और आपको पढ़नी है। तो मैं भी क्या करूं, मुझे तो भाई पढ़ाना पड़ेगा, सिलेबस में है। तो ये जो फोटोन है किसको हम फोटोन बोलते हैं? तो पार्टिकल ऑफ रेडिएशन को क्या बोलते हैं? फोटोन। तो प्लैंक अंकल ने एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला दे दिया। तो अब वो जो फोटोन है उसका एनर्जी क्या है? तो एनर्जी के हिसाब से उसका ई को ले लेते हैं, एनर्जी को ई बोलते हैं, और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला यहाँ पे है एच न्यू। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे ई क्या है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब आप बोलोगे एच, जल्दी से एच बताओ मैडम। तो एच वो तो प्लैंक का गिफ्ट है, तो इट इज प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू फिर से आपको याद करना पड़ेगा। जब से बच्चों केमिस्ट्री शुरू हुआ है वैल्यूज पे वैल्यूज पे वैल्यूज आपको मिलती जा रही है। एक वैल्यू को याद करो, दूसरे दिन दूसरी वैल्यू, वो याद करो, तीसरे दिन तीसरी वैल्यू, और कितनी बड़ी बड़ी सी वैल्यू हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो फिगर तो देखो 6.626 इंटू 10 रेज टू 6.626 इंटू 10 रेज टू -34 जूल इंटू सेकेंड। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू मैडम हमको याद रखना पड़ेगा। तो हाँ, हमको सम सॉल्व करने हैं तो वैल्यू तो लर्न करनी पड़े। तो सम सॉल्व कैसे करोगे जब वैल्यू प्रिपेयर नहीं करोगे? तो ये तो प्रिपेयर करना ही है आपको। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू। तो H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। अब न्यू क्या है? तो न्यू जो है ये न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई एक जगह आप खड़े रहोगे और उसी पॉइंट से एक सेकेंड में कितने क्वांटम पास होते हैं या एक सेकेंड में कितने फोटोन पास होते हैं उसको कैलकुलेट करो, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी हियर। सो यहाँ पे न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो आप तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ?
लैम्बडा। तो वेवलेंथ का सिंबल है लैम्बडा, उल्टा y। तो y को उल्टा दो तो लैम्बडा बनेगा। ये लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है। अब आप बोलोगे वेवलेंथ क्या है, तो केमिस्ट्री के हर वर्ड में टेस्ट है। वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ क्या है, लेंथ ऑफ वेव। तो कितना सिंपल फंडा है कि वेव क्या है, तो एक वेव ऐसा होता है, तो एक वेव का जो पूरा लेंथ, अब लेंथ तो वेव पास ऐसे होता है, तो दो थ्रू के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। डो और थ्रू आपको पता है, डो और थ्रू के थ्रू पास होता है जो वेव, तो ये जो दो थ्रू और वेव के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एक सिंगल वेव बोलते हैं। और लेंथ ऑफ वेव इज नथिंग बट वेवलेंथ। और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मीटर के हिसाब से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्बडा, उसके बीच में एक रिलेशन है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। न्यू इज इक्वल टू क्या है, तो सी ओवर लैम्बडा। यहां पे सी क्या है, तो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का वेलोसिटी क्या है, तो लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट। एक सेकेंड में कितना ट्रैवलिंग है इसका, 3 लाख किलोमीटर। तो 3 लाख किलोमीटर यानी कि मीटर में 3 × 10⁸ मीटर। अब लैम्बडा ये है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट सी बाय लैम्बडा इज नथिंग बट न्यू। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये सब फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। तो यहां पे न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। ये क्या है, तो इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। ये वैल्यू को हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। तो अब बन गया एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्बडा। जैसे प्रॉब्लम की जरूरत वैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, और सी बाय लैम्बडा यहाँ पे इनपुट करेंगे तो हमको मिलेगा E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्बडा। E इज इक्वल टू क्या, एच सी बाय लैम्बडा। तो अब E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्बडा की जो वैल्यू है उसको हम फिर से लिखते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, बट न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो ये तीन फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर दो। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्बडा, और E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्बडा। अब यहां पे ये एनर्जी किसकी, तो सिर्फ एक फोटोन की, सिंगल फोटोन की एनर्जी है। अगर आपको बोले कि एनर्जी possessed by 1 मोल ऑफ फोटोन, एक फोटोन का इतना, तो 1 मोल फोटोन के लिए कितना। अगर आपको किसी ने बोला कि एनर्जी possessed by 1 मोल ऑफ फोटोन, तो उसको क्या बोलते हैं, तो हमारे जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी याद में ये वाले यूनिट को एक आइंस्टाइन बोला है। तो आइंस्टाइन, 1 आइंस्टाइन क्या होता है, तो 1 आइंस्टाइन मीन्स एनर्जी possessed by 1 मोल ऑफ फोटोन।
एनर्जी possessed by 1 mole of photon is called 1 आइंस्टाइन। और 1 आइंस्टाइन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो यहाँ पे सिंगल फोटोन है E, एक फोटोन का इतना, तो 1 मोल फोटोन का कितना? तो आप सबको पता है कि 1 मोल फोटोन यानी कि कितने फोटोन, तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल यानी कितने पार्टिकल? एक डजन यानी कितने? तो 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं, 1 स्कोर 20 आइटम्स होते हैं, 1 ग्रोस 144 आइटम्स होते हैं, 1 डजन 12, 1 स्कोर 20, 1 ग्रोस 144। तो यहाँ पे 1 मोल तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और आइटम्स। तो 1 मोल फोटोन का मतलब इतने फोटोन, और इतने फोटोन को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये अमेडियो एवोगैड्रो ने डिराइव किया था 1 मोल क्वांटिटी। तो ड्यू टू अमेडियो एवोगैड्रो दिस कांस्टेंट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट Na। तो 1 मोल फोटोन यानी कि इतने फोटोन, तो 1 फोटोन का एनर्जी इतना, तो 1 मोल का कितना? तो 1 मोल यानी कि Ne यानी कि 1 आइंस्टाइन, 1 आइंस्टाइन जो है इज इक्वल टू Ne इज इक्वल टू N, बट E इज इक्वल टू H न्यू, तो Ne इज इक्वल टू NH न्यू इज इक्वल टू नथिंग बट NHC बाय लैम्बडा। तो N क्या है यहाँ पे? तो N इज नथिंग बट एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन याद करनी है कि व्हाट इज 1 आइंस्टाइन। तो 1 आइंस्टाइन इज नथिंग बट एनर्जी possessed बाय 1 मोल ऑफ फोटोन इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन। फिर से ध्यान रखो, व्हाट इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन? तो एनर्जी possessed by 1 mole of photon, again energy possessed by 1 mole of photon is called 1 Einstein। तो 1 आइंस्टाइन का डेफिनेशन, 1 आइंस्टाइन का फॉर्मूला Ne इज इक्वल टू NH न्यू इज इक्वल टू NHC बाय लैम्बडा। और यहाँ पे प्लैंक का कांस्टेंट जो है H, वो H का वैल्यू फिर से आप याद रखो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और उसका यूनिट है जूल इंटू सेकेंड। तो प्लैंक कांस्टेंट H का यूनिट क्या है? 6.627 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये यूनिट और ये वैल्यू और ये फॉर्मूला सब आपको याद रखना है। अब इसके बेस हम प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर, आप बी प्रिपेयर्ड विथ कैलकुलेटर, ले आओ फटाफट कैलकुलेटर। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो फॉर्मूला सिखाया आपको, उसी फॉर्मूला बेस अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो यहाँ पे कैलकुलेट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन के बाद आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन E कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज गिवन हियर? तो वेवलेंथ इज गिवन हियर। सो वेवलेंथ लैम्बडा जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास कितनी है? तो 6000
एंगस्ट्रम है। अब वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम है, तो कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे? तो एनर्जी ऑफ फोटोन E, फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा, तीनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो E इज इक्वल टू एच न्यू मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं पहले न्यू को कैलकुलेट कर लूं, तो फ्रीक्वेंसी न्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो C ओवर लैम्डा से। तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी न्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इट इज C बाय लैम्डा। अब C क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। सबको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ तो 6000 एंगस्ट्रम है। हमको यहां पे मीटर पर सेकेंड मैंने यूज किया, यूनिट। तो लेंथ जो है उसको मैं एंगस्ट्रम में नहीं ले सकती। कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमको 3 स्टेप्स पता होने चाहिए। प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करना है तो 3 स्टेप्स कौन से? तो फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो है फॉर्मूला। सबसे पहले सबके सिंबल और फॉर्मूला वो हमको अगर पता है तो आसानी से हम फॉर्मूला लिख पाएंगे। दूसरी चीज, फॉर्मूला के बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है कन्वर्जन्स, यूनिट कन्वर्जन। तो अगर यूनिट कन्वर्जन हमको नहीं आता है तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज फॉर्मूला याद रखो। दूसरी चीज आपको यूनिट कन्वर्जन पता होनी चाहिए। यूनिट कन्वर्जन यानी कि क्या? तो यहां पे मेरे पास एंगस्ट्रम है, यहां पे मेरे पास मीटर है, दोनों ही लेंथ के ही यूनिट है। ये लेंथ मीटर में है, ये वाला लेंथ एंगस्ट्रम में है। तो मुझे एंगस्ट्रम से मीटर में जाना पड़ेगा। सो मुझे एंगस्ट्रम टू मीटर का कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन अब आप सीखते जाओ। आपको नहीं आता है कन्वर्जन तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 1 एंगस्ट्रम सेंटीमीटर में कितने होते हैं? तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर जितने होते हैं। तो 1 एंगस्ट्रम यानी कितने सेंटीमीटर? तो 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁸ सेंटीमीटर। लेकिन मैडम यहाँ तो मीटर है, तो हम सेंटीमीटर से वापस मीटर में जाओ। तो 1 एंगस्ट्रम, अब सेंटीमीटर का मीटर करो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। सो यहाँ पे 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम का मीटर कितना होता है? 10⁻10। तो चलो 6000 एंगस्ट्रम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 6000 इंटू 1 एंगस्ट्रम इज नथिंग बट 10⁻10 मीटर। सो यहाँ पे वेवलेंथ हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻10 मीटर। अब क्या होगा वो सोचो। तो ये जो मीटर पर सेकेंड मैंने लिखा है यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड होगा। हमारे ये वाले क्वेश्चन में मीटर यहां पे कट हो जाता है, तो बचता क्या है? तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ पहले लिख दो। मीटर मीटर कट हो गया, हमारा आंसर पर सेकेंड में आएगा। सेकेंड जब ऊपर ऐसे लाते हैं तो इनवर्स ऑफ सेकेंड यानी पर सेकेंड मुझे मिलेगा। तो यहां से आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है पर सेकेंड और पर सेकेंड को हम बोलते हैं हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज के ऑनर में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। और व्हाट इज हर्ट्ज हियर? तो पर सेकेंड। हेलो, फिर से मैं एक बार बोल दूं, फ्रीक्वेंसी न्यू का यूनिट है हर्ट्ज यानी कि पर सेकेंड।
तो यहाँ पे पर सेकेंड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, मीटर मीटर कट हो गया। अब 3/6000, तो 6000 को 3/6 इंटू 10⁻³ हम लिख सकते हैं। 6000 के लिए क्या लिख सकते हो आप, तो 6000 लिखना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल आप शिफ्ट किए हो, तो 6 इंटू 10⁻³ 6000 के लिए लिख सकते हो। तो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻10। अब 3/6 यानी कि 3 इंटू 2, तो 1/2 और 1/2 इज नथिंग बट 0.5। इतना कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा कि 1/2 हाफ यानी कि 0.5। तो ये कैसे सॉल्व करोगे, तो 10⁸8, ये 3 ऊपर जाएगा तो 8 - 3 होगा, और ये 10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻²। अब 8 + 10 कितने होते हैं, 8 + 10 18, 18 - 3 कितने होंगे, तो 15। तो हमारी फ्रीक्वेंसी आंसर है हमारा न्यू इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज और पर सेकेंड। तो हमेशा आंसर हमको विथ यूनिट लिखना है। तो जिसको अच्छे मार्क्स चाहिए उसको यूनिट का नॉलेज अच्छा होना ही चाहिए। अगर यूनिट सिस्टम का नॉलेज नहीं है आपके पास और यूनिट नहीं लिखते हो, ये स्टेप्स नहीं लिखते हो, तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअली आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो फिर से आप अभी नए नए हो 11th में, तो इसलिए मैंने बहुत आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है इसमें कि कैलकुलेट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमको क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन भी किया। तो तीसरा स्टेप कौन सा मैडम, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये जो 3 स्टेप अगर आपके पास है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला यूनिट कन्वर्जन और थर्ड वाला मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो ये 3 चीजें अगर आपके पास पावरफुल है तो कोई प्रॉब्लम में इतना दम नहीं है कि आप सॉल्व ना कर पाओ। तो आपको सॉल्व करना है तो ये 3 चीजें आपको साथ लेके चलनी है। तो आप कर सकते हो न्यू इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये डिजिट जो है आप यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करो, तो डेसिमल 5.0 करना है आपको। ये डेसिमल को आपने शिफ्ट किया। अगर आप ऐसे मूव होते थे, मैंने सिखाया था, एक लेक्चर है मेरा पूरा इस पे भी, कि अगर आप ऐसे मूव होते हो तो 10 का पावर माइनस, मतलब आप ऐसे आते हो तो आप 10 से डिवाइड करते हो, आप ऐसे मूव होते हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे 0.5 यानी कि 5 इंटू 10⁻², एक डेसिमल आप शिफ्ट हुए तो -1 इंटू 10⁻15, तो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आपका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी का। तो हियर साइंटिफिक नोटेशन में जाओ, आप आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गई आपको। अब फ्रीक्वेंसी के बाद आपको और भी कुछ कैलकुलेट करना था ये वाले प्रॉब्लम में, तो एनर्जी। तो एनर्जी इज नथिंग बट h न्यू। एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, h न्यू। और h क्या है, तो h प्लैंक का कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू
फ्रीक्वेंसी न्यू कितनी लेके आए आप, तो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज यानी कि पर सेकेंड, तो यानी कि 1/सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे आप सेकेंड कट कर लोगे, तो सेकेंड कट होता है तो आपका आंसर एनर्जी का जूल में मिलेगा आपको, और वैसे भी एनर्जी जूल में कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो 6.626 इंटू 5 मुझे चाहिए, तो कितना आंसर आता है 6.626 इंटू 5, आई थिंक 33.125, हाँ 33.125 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 14 जूल। तो 33.125 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो -20 जूल। अब साइंटिफिक नोटेशन में चले जाओ तो एक डिजिट ऐसे मूव हो जाओ, तो 3.3125 ऐसे जाओगे तो 10 का पावर 1 होगा, तो 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 10⁻⁻20। सो यहाँ पे 3.3125 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपना एनर्जी, तो इसका यूनिट जूल। तो ये था आपका आंसर। मिलते हैं कल, अगेन हम यही फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं।